हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम आज आपके लिए लाए हैं प्रीपोजिशन का अगला और लास्ट वीडियो विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक है प्रीपोजिशन के पीछे वाले टॉपिक्स और वीडियोस से थोड़ा सा अलग है। पीछे वाले वीडियोज़ में जो प्रीपोजिशंस मैंने पढ़ाई थी वो सब रूल्स पर आधारित थी, बट टुडे द प्रीपोजिशंस आई एम गोइंग टू teach you, these are the special condition of the prepositions in which you will have to see, you will have to learn the words. ये वो शब्द हैं which always follow a particular preposition. It means आज ये जो हमारे बोर्ड के ऊपर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जो prepositions लिखी हैं, ये किसी रूल पर आधारित नहीं हैं बल्कि वर्ड्स यानी कि शब्दों पर आधारित हैं। इट मीन्स इसमें ये जो वर्ड मीनिंग लिखी हैं, ये वर्ड मीनिंग अपने साथ पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस को लेकर आती हैं। इट मीन दीज आर दोज वर्ड्स दैट फॉलो अ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन। ये वो मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स, जिनके साथ एक पक्की सटीक तौर पर श्योरिटी के साथ एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन आती है और वो प्रीपोजिशन आपको याद करनी है। और इस टॉपिक की महत्व ये है कि ये कंपटीशन से लेकर हाई स्कूल, इंटर सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ऑफन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार की प्रीपोजिशन से पूछे जाते हैं, क्योंकि रूल्स पर आधारित अब तक की जो वीडियोस में हैं वो लगभग ज़्यादातर लोग जानते और समझते हैं। कन्फ्यूज़न और प्रॉब्लम इसी प्रकार की प्रीपोजिशंस में क्रिएट होते हैं। तो इसलिए आज हम ये जो कन्फ्यूज़न, जो प्रॉब्लम है, इसको दूर कर लेंगे और हम करेंगे एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज का मतलब हमें वर्ड मीनिंग भी साथ में याद हो जाएंगी और साथ ही साथ हमें प्रीपोजिशन भी तैयार हो जाएंगी। आपका यहाँ पर दो रोल अदा होंगे, एक वर्ड मीनिंग तैयार और दूसरा उस वर्ड मीनिंग के साथ कौन सी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन लगती है वो भी तैयार। तो हम स्टार्ट करते हैं इधर से, इस कॉर्नर से। तो देखिए, ये सबसे पहले इस कॉर्नर पे जो प्रीपोजिशंस लिखी हुई हैं इसमें आप देखेंगे एक सिमिलैरिटी है, और सिमिलैरिटी ये है कि ये सारी प्रीपोजिशन टू वाली हैं। इट मीन्स कि इसमें जितनी भी वर्ड मीनिंग्स हैं सारी वर्ड मीनिंग्स के साथ टू प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जाता है। देखते हैं वन बाई वन उनका हिंदी मीनिंग और साथ ही साथ उन पर आधारित एग्जाम्पल्स, जिसके कारण आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहला हमारे पास वर्ड है लीड। लीड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगानी होती है, जिसका हिंदी अर्थ होता है नेतृत्व करना, जिसे को जाना भी होता है। आप समझ सकते हैं, नेतृत्व करना या फिर को जाना। को जाना एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसी लीड से बनता है लीडर और लीडरशिप, नेता, और वही है नेतृत्व करना, मतलब अगुवाई करना, आगे आगे चलना। दूसरा इसका यूज़ है कब? को जाना, सड़क इत्यादि के लिए। जैसे कि एक सेंटेंस अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यह सड़क कानपुर को जाती है। तो ये कैसे बनेगा? जाति के लिए गो नहीं, यहाँ पर लीड लगाना है और हो जाएगा दिस रोड लीड्स टू कानपुर। वैसे ही नेतृत्व करना, नेतृत्व करना मीन्स अगुवाई करना। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ और टीचर होने के नाते जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं लीड करता हूँ, मतलब उनको रास्ता दिखाता हूँ, उनकी अगुवाई करता हूँ। तो ये हो जाएगा लीड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आई लीड माई स्टूडेंट्स, मैं अपने छात्रों का नेतृत्व करता हूँ, मतलब उनको एक रास्ता दिखाता हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सीडेड। एक्सीडेड का मीन्स होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जिसके साथ भी आपको टू प्रीपोजिशन लगानी है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, आप बड़ी अच्छी से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल है कि मैंने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो इसका हो जाएगा आई एक्सीडेड योर प्रपोजल, आई एक्सीडेड टू योर प्रपोजल। तो इसमें आपको टू लगाना है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग और फिर टू, जिसका अर्थ होता है के अनुसार। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझें, अकॉर्डिंग टू मी टुडे इज़ अ हॉट डे, मेरे अनुसार आज सबसे ज़्यादा गर्मी का दिन है। तो अकॉर्डिंग टू
इसके साथ टू लगाना कंपलसरी है, जिसका हिंदी अर्थ होगा के अनुसार। नेक्स्ट है अकस्टम्ड टू और एडिक्टेड टू। अकस्टम्ड टू पॉजिटिव मायनों में लगता है, जबकि एडिक्टेड टू का प्रयोग नेगेटिव के लिए लगता है। इट मीन्स दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है, अकस्टम्ड टू और एडिक्टेड टू। बट एडिक्टेड टू को हम लत कह लेंगे, लत, शराब की लत, स्मोकिंग की लत, खेलने की लत, ये लत बुरी आदतें, मीन्स बुरी आदतें। और अकस्टम्ड टू पॉजिटिव अंदाज में यूज़ किया जाता है, इसलिए हमने वहाँ पर लिख दिया अभ्यस्त। तो अगर आप कोई अपनी आदत को पॉजिटिवली बताएं, सकारात्मक रूप से बताएं, देन आप अकस्टम्ड टू यूज़ करेंगे। अगर आप निगेटिवली उसको यूज़ करते हैं तो एडिक्टेड टू। जैसे कि ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, उसे शराब पीने की लत है। और अकस्टम्ड टू, आई एम अकस्टम्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, या मैं सुबह जल्दी उठने के लिए अभ्यस्त हूँ, मैं उठा करता हूँ। तो ये रहा अकस्टम्ड टू और एडिक्टेड टू में अंतर, जिसके दोनों के ही साथ टू प्रीपोजिशंस का यूज़ करना है। एंड नेक्स्ट इज एग्री टू। अब यहाँ पर आप पॉइंट नोट करें, एग्री टू, एग्री मीन्स होता है सहमत होना। अगर सहमत होना दिया गया हो और उसमें किसी प्रस्ताव पर सहमत हो रहे हैं तो एग्री टू। लेकिन अगर सहमत प्रस्ताव पर नहीं बल्कि किसी व्यक्ति से सहमत हो रहे हैं तो लगता है एग्री विद। जो हमने यहाँ पर लिखी है ये देखिएगा, एग्री विद, एग्री विद, और यहाँ पर है एग्री टू। जब किसी प्रस्ताव से सहमत हैं तो एग्री टू, और जब किसी व्यक्ति से सहमत हैं तो एग्री विद। दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूँ, आई एग्री टू योर प्रपोजल। लेकिन इसी सेंटेंस को मगर मैंने ऐसा कहा, मैं तुमसे सहमत हूँ, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। और अक्सर लोग स्पीकिंग के दौरान आई एम एग्री कह देते हैं, ये गलत हो गया, आई एम नहीं लगेगा, आई एग्री विद यू, आई एग्री टू योर प्रपोजल। तो ये था एग्री, जिसका रिलेशन इससे था। नेक्स्ट देखते हैं अप्लाई टू। अब यहाँ पर भी देखेंगे आप, देयर इज समथिंग स्पेशल। अप्लाई मीन्स होता है प्रार्थना करना। जब आप किसी व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं तो आप लगाएंगे अप्लाई टू। लेकिन अगर किसी पद के लिए प्रार्थना करते हैं, पद के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल आए कि अगर मैं किसी कॉलेज में पीजीटी पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करूं तो अप्लाई फॉर। दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने मैनेजर से प्रार्थना की, आई अप्लाइड टू मैनेजर। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने पीजीटी के लिए प्रार्थना की तो हो जाएगा आई अप्लाइड फॉर पीजीटी इंग्लिश। तो ये था दोनों में डिफरेंस कि अप्लाई के साथ टू भी लगता है और फॉर भी लगता है। फॉर लगता है पोस्ट के लिए, जबकि टू लगता है पत्र देने के लिए, जो आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, यानी कि वहाँ पर व्यक्ति होगा पत्र देने में। नेक्स्ट है बिलोंग टू, रिलेटेड टू। बिलोंग टू, रिलेटेड टू का दोनों का अर्थ सेम है, संबंध रखना या संबंधित होना। इनके साथ हमेशा बिलोंग टू लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि मैं फर्रुखाबाद से हूँ, अर्थात आई बिलोंग टू फर्रुखाबाद। शी बिलोंग्स मी। इसी प्रकार से रिलेटेड, आई एम रिलेटेड टू देम। तो रिलेटेड और बिलोंग दोनों का अर्थ सेम होता है, लेकिन रिलेटेड ये पास्ट फॉर्म में लिखा है, ये प्रेजेंट में। अगर इसे भी पास्ट में करोगे तो इसे भी बिलोंग कर लोगे अगर ज़रूरत पड़े तो। नेक्स्ट है कंडेम टू। कंडेम, कंडेम के दो अर्थ होते हैं। पहला होता है दंड देना और दूसरा होता है आलोचना करना। आलोचना, आलोचना से मतलब है कमियां या दोष ढूंढना, गुण एवं दोषों को बतलाना आलोचना करना होता है। और दोनों ही परिस्थितियों में टू लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर उसने मेरी आलोचना की, ही कंडेम्ड टू मी। लेकिन अगर यही सेंटेंस इस तरह से कहा जाए कि उसको मृत्यु दंड दिया गया, तब ये दंड देना के लिए लगेगा
ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ। तो कंडेम मीन्स दंड देना भी होता है, जिसका एग्जाम्पल है ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ। और आलोचना करना भी होता है, तो आप कह सकते हैं कि उसने मेरी आलोचना की, ही कंडेम्ड टू मी। तो नेक्स्ट है कंट्रेरी। कंट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, जिसका एक और मिलेगा अपोजिट। कंट्रेरी या अपोजिट दोनों सेम हुए और इन दोनों में लगता है टू। वह मेरे अपोजिट है, ही इज कंट्रेरी टू मी। वट एवर आई से ही डू कंट्रेरी टू। मैं जो भी कुछ कहता हूं वो क्या करता है, उसके विपरीत करता है। शी इज अपोजिट टू मी, शी इज कंट्रेरी टू मी। तो इसमें टू लगाना है, इसका अर्थ है विपरीत या ठीक उसका उल्टा। नेक्स्ट है इक्वल टू। इक्वल के साथ में भी टू लगाना है, जिसका अर्थ होता है बराबर। एवरी सिटीजन इज इक्वल टू ईच अदर, वन अनदर। एवरी सिटीजन इज इक्वल टू वन अनदर। हर नागरिक एक दूसरे के बराबर है। अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं, यू आर इक्वल टू मी, आप मेरे बराबर हो। तो इक्वल के साथ टू लगाना है। नेक्स्ट है फैथफुल, मीन्स होता है वफादार, भरोसेमंद, जिसे कह सकते हैं भरोसेमंद, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, भरोसेमंद। ही इज फैथफुल टू मी, वह मेरे लिए या मेरे लिए जो वह जो है मेरे लिए भरोसेमंद है। तो फैथफुल के साथ भी आपको टू लगाना है। नेक्स्ट है फैटल टू। फैटल मीन्स होता है घातक। घातक मतलब जानलेवा, जानलेवा। घातक मीन्स जानलेवा, जिसके साथ टू लगाना है। मैं एग्जाम्पल दूं, अगर कहूं कि यह काम जानलेवा है या फिर यह काम घातक है, दिस टास्क इज फैटल टू मी, दिस टास्क इज फैटल टू मी। नेक्स्ट, इसके ऊपर खास ध्यान दें, जूनियर टू। मैंने एक वर्ड मीनिंग यहाँ पर लिखी है, पर एक नहीं कई होती हैं। ये जूनियर, इसी प्रकार की और भी वर्ड मीनिंग होती हैं, जैसे कि जूनियर के बाद सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर। इट मीन्स जिसमें लास्ट में यूँ इस तरीके से IOR आए। दोबारा सुने, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, इस तरीके से लास्ट में IOR आए। इनके साथ प्रीपोजिशन आपको टू लगानी है। शी इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, यू आर सुपीरियर टू मी। तो इन सब में जिसमें IOR आता है उसमें टू लगाया जाता है। इसके अलावा एक वर्ड और भी है जो याद आ गया, प्रीफर। प्रीफर मीन्स होता है चुनना या पसंद करना। इसके साथ भी टू का यूज़ किया जाता है, प्रीफर। अब प्रीफर का रूप भी चेंज हो सकता है, जैसे कि प्रीफर से प्रीफरिंग, प्रीफर्ड, प्रीफरेबल। प्रीफर, प्रीफरिंग, प्रीफर्ड और प्रीफरेबल, इनमें से कोई भी वर्ड आए आपको टू लगाना है। अब नेक्स्ट है लिसन। लिसन के साथ भी टू लगाना है, नो के साथ भी टू लगाना है। जैसे एग्जाम्पल मोस्ट पॉपुलर आप जानते हैं, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। तो यहाँ पर आपको टू लगाया, लिसन टू मी। वैसे ही नो टू मी, पहले मुझे समझो, नो टू मी, पहले मुझे समझो। तो जानना, इसके लिए भी टू लगाना है। और अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसमें है मैरिड टू। तो आप देखें, मैरिड का मतलब होता है विवाह किया, यानी कि विवाह करना की थर्ड फॉर्म। तो ये जो मैरिड है इसके साथ टू यहाँ पर लगा है। और इसके अलावा ये जो मैरिड है इसके साथ विद भी लगता है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विद वाले में, मैरिड।
तो मैरिड के साथ टू भी लगता है और मैरिड के साथ विद भी लगता है। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो मैरिड के साथ टू लगेगा, जबकि अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा तो मैरिड के साथ विद लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, रमेश मैरिड टू राधा, रमेश मैरिड टू राधा, रमेश की राधा से विवाह हुआ या शादी हुई। जबकि ये पैसिव वॉइस होता तो ये बनता राधा वॉज मैरिड विद मुकेश। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब आप एक्टिव बनाएंगे इसमें प्रीपोजिशन मैरिड के साथ टू लगाएंगे और साथ ही साथ जो मेल है यानी कि ब्राइड ग्रूम दुल्हा, उसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे। जबकि जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने में आपको जो दुल्हन है यानी कि ब्राइड यानी कि फीमेल, उसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे और आगे लाएंगे। पैसिव वॉइस में विद प्रीपोजिशन लगाएंगे मैरिड के साथ, जबकि एक्टिव वॉइस में मैरिड के साथ टू लगाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कन्फ्यूजनल है, इसको अच्छी तरीके से समझ लें। एक बार दोबारा समझ लें, एक्टिव वॉइस में टू और सब्जेक्ट की जगह पे मेल रहेगा। रमेश मैरिड टू राधा, रमेश आगे राधा पीछे। लेकिन जब पैसिव होगा तो राधा इधर और रमेश उधर, तब हो जाएगा राधा वॉज मैरिड विद रमेश। तो ये था दोनों में अंतर और ये थी टू वाली। अब टू वाली को समाप्त करके अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि ऑफ वाली सबसे ज़्यादा। इन दो लाइंस में जितनी भी वर्ड्स मीनिंग दी हैं ये सब ऑफ से बनने वाली हैं। तो हम एक तरफ से कंफर्म करते हुए आते हैं। सबसे पहली है कैपेबल ऑफ। कैपेबल का मतलब होता है समर्थ यानी कि क्षमता रखने वाला। तो आप कहें कि मैं अंग्रेज़ी सीखने की क्षमता रखता हूँ तो आप कहेंगे आई एम कैपेबल ऑफ लर्निंग इंग्लिश। यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है क्योर ऑफ। क्योर का मतलब होता है इलाज। आजकल लॉकडाउन के दौरान आप लोग खूब रोज़ाना न्यूज़ जो है देख रहे हैं कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस इज़ अ डिसीज़ विच इज़ इनक्योरेबल। ये जो कोरोना वायरस है ये इनक्योरेबल है। तो इनक्योरेबल है तो ऐसी सिचुएशन में जब क्योर आएगा तो आपको ऑफ लगाना है। नेक्स्ट है डाई। डाई के साथ ऑफ लगाना है। जब डाई मीन्स मरना। अब यहाँ पर भी आपको जो है ध्यान देना है, ये फर्स्ट फॉर्म में लिखिए डाई। अगर एग्जाम्पल आया लड़का कैंसर से मर गया तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, द बॉय डाई का हो जाएगा डाइड, डाइड ऑफ कैंसर। तो डाई जिसकी सेकंड और थर्ड डाइड होती है तो डाइड के साथ में ऑफ लगाना है। द बॉय डाइड ऑफ कैंसर। तो आप ये याद रखेंगे। इसके साथ दो पॉइंट और याद आ गए। अगर डाई या डाइड आता है तो आपको ऑफ लगाना है और फिर बीमारी का नाम लिखना है। बीमारी कुछ भी सपोज। लेकिन अगर यहां पर आपका आए सफरिंग, सफ़र या सफरिंग, और तब बीमारी को लिखना है तो आपको फ्रॉम लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी की जगह पर आ जाए इल या सिक, बीमार, तो आपको विद लगाना पड़ेगा। इट मीन्स कोई भी बीमारी हो, जब उसको किसी सेंटेंस में जोड़ते हैं और जोड़ते समय इल और सिक का यूज़ किया जाता है तो बीमारी को विद से जोड़ते हैं। अगर उसमें सफरिंग का यूज़ किया जाता है तो बीमारी को फ्रॉम से जोड़ते हैं।
जबकि डाइड मर गया उस बीमारी से। जब डाई और डाइड का यूज़ किया जाता है तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑफन दीज आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, पूछे भी बहुत जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, एक है इन्वियस, एक है जीलस। इन्वियस, जीलस, जिसे लोग ज्वेलस भी कहते हैं, दोनों ही सही हैं। इन्वियस, जीलस, ज्वेलस, इन दोनों के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु मीन्स जलने वाला, आग से जलने वाला नहीं, दिल से जलने वाला। तो इसका सेंटेंस आप बनाएंगे, वह मुझसे जलता है। ही इज इन्वियस ऑफ मी। दूसरा, ही इज जीलस ऑफ मी। ही इज इन्वियस ऑफ मी, ही इज जीलस ऑफ मी, दोनों से बना सकते हैं, दोनों सेम हैं। और नेक्स्ट है फोंड। फोंड का मीन्स होता है शौकीन, इसके साथ भी ऑफ लगाना है। एग्जाम्पल आप देखें, मैं आम खाने का बहुत शौकीन हूँ। आई एम फोंड ऑफ ईटिंग मैंगोज, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ है। आई एम फोंड ऑफ टीचिंग, उसे खेलने का बड़ा शौक़ है। ही इज़ वेरी फोंड ऑफ प्लेइंग, तो फोंड के साथ में ऑफ लगता है, फुल के साथ ऑफ लगता है। ग्लास पानी से भरा है, द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। मेरा पर्स नोटों से भरा है, माई पर्स इज फुल ऑफ नोट्स, करेंसी। नेक्स्ट है शॉर्ट ऑफ। शॉर्ट ऑफ मीन्स कमी, तुम्हारे पास पैसों की कमी है। यू आर शॉर्ट ऑफ मनी, मेरे पास पैसों की कमी है। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, उनके पास खाने की कमी थी। दे वर शॉर्ट ऑफ फूड, दे वर शॉर्ट ऑफ फूड। और नेक्स्ट है गिल्टी, जिसका अर्थ होता है अपराधी। ही इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर, ही इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर, वह हत्या का आरोपी है या दोषी है। नेक्स्ट है ग्रीडी ऑफ, लालची। शी इज़ ग्रीडी ऑफ मनी, शी इज़ ग्रीडी ऑफ मनी, वह पैसों की लालची है। शी इज़ ग्रीडी ऑफ मनी, वह पैसों की लालची है। नेक्स्ट है इग्नोरेंट ऑफ। इग्नोरेंट की हिंदी अर्थ है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान, यानी कि जिसके ज्ञान में हो कमी, जिसके ज्ञान में हो कमी। तो एग्जाम्पल इसका दिया जा सकता है, यू आर इग्नोरेंट ऑफ करंट अफेयर्स, तुम्हें करंट अफेयर्स नहीं आती। आई एम इग्नोरेंट ऑफ सोशल इविल्स, समाज की बुराइयों से मैं अनभिज्ञ हूँ, यानी कि अनजान हूँ। तो इग्नोरेंट ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है होपफुल। होपफुल का मतलब आशावान, जिसे हो खुद पर उम्मीद, जिसे उम्मीद हो। तो आई एम होपफुल ऑफ गेटिंग जॉब इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, मुझे उम्मीद है कि मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब पालूंगा। आई एम होपफुल ऑफ। नेक्स्ट है मेड ऑफ। मेड ऑफ में भी ट्विस्ट है। क्या है ट्विस्ट? इस मेड के साथ ऑफ भी लगता है, जबकि इसी मेड के साथ फ्रॉम भी लगता है। मेड के साथ ऑफ भी लगता है और मेड के साथ फ्रॉम भी लगता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? लेट मी टेल यू, बताता हूं मैं आपको। मेड ऑफ, ऑफ जब लगता है जिसका हिंदी अर्थ होता है निर्मित, कि जब आप किसी सेंटेंस में ऐसी वस्तु की बात कर रहे हैं जो भौतिक परिवर्तन करती हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज अ सिल्वर रिंग, ये चांदी की अंगूठी है, इसका भौतिक रूप बदल गया है। मीन्स ये चांदी है, इसको पिघलाकर किसी दूसरे रूप में बदला जा सकता है, और किसी दूसरे रूप में बदलकर उसे पिघलाएं आप, वापस इसको इसी रूप में बदल सकते हैं। इट मीन्स भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो पहले वाले रूप में वापस आ सकता है।
तो इसको भौतिक परिवर्तन, जिसका भौतिक तो बदल जाता है परंतु उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, तो इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसलिए अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, अंगूठी चांदी की है, अंगूठी चांदी से निर्मित है, तो इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दिस रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, दिस रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। इसी प्रकार से माई हाउस इज मेड ऑफ क्ले, मेरा घर मिट्टी से बना हुआ है। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें भौतिक परिवर्तन दर्शाया गया हो, तब आपको मेड के साथ ऑफ लगाना है। जबकि मेड के साथ फ्रॉम कब लगाना है? जब रसायन परिवर्तन हो। रसायन परिवर्तन साइंस के बच्चे अच्छी तरीके से जानते होंगे। रसायन परिवर्तन का मीन्स होता है जो एक बार अपने अस्तित्व को बदल ले तो पुनः वापस अपने अस्तित्व में ना आ पाए। जैसे दूध से दही का बनना या दूध से घी का बनना। आपने देखा होगा जो वनस्पति ऑयल्स होते हैं, जो डब्बे आते हैं वनस्पति ऑयल, जिसे हम लोग जनरली डालडा घी कह देते हैं, उनके डब्बे के ऊपर लिखा होता है मेड फ्रॉम वेजिटेबल। मेड फ्रॉम वेजिटेबल मतलब शाकाहार से निर्मित, क्योंकि जिन शाकाहार से वो निर्मित है, क्या वो ऑयल बनने के बाद वो वापस वैसा ही शाकाहार बन सकता है? या सरसों से बनाया गया तेल, क्या सरसों तेल वापस सरसों का रूप ले सकती है? नहीं ले सकती। तो जब ऐसा परिवर्तन दर्शाया गया हो तब आपको मेड फ्रॉम लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पर कहें कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दही दूध से निर्मित होता है, दूध से बनता है या दूध का होता है। तो इस तरीके से मेड फ्रॉम और मेड ऑफ में डिफरेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट है एक्यूज्ड ऑफ, दोष लगाना। इसके साथ भी आपको ऑफ लगाना है। देखते हैं कैसे। जो ये गिल्टी ऑफ था वही एक्यूज्ड ऑफ है, बस फर्क ये है ये वर्ब के रूप में है और जबकि ये जो है एडजेक्टिव के रूप में है। उसके साथ भी गिल्टी ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ मीन्स उस पर हत्या का आरोप लगाया गया, तो हो जाएगा ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ही इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। नेक्स्ट है अफ्रेड ऑफ, भयभीत। भयभीत यानी कि डरा हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर लड़की सांप से डर गई या सांप से डरी हुई है, तो इसका सेंटेंस बनेगा द गर्ल इज अफ्रेड ऑफ स्नेक। पास्ट में बनाएं द गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ स्नेक, द गर्ल इज अफ्रेड ऑफ स्नेक, द गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ स्नेक। नेक्स्ट है अशेम्ड ऑफ, जिसका हिंदी अर्थ होता है शर्मिंदा। जब आपने कुछ गलत कर दिया तो शर्मिंदगी तो आएगी, बेइज्जती तो महसूस होगी। तब आप क्या कहेंगे गलती करने के बाद? आई एम अशेम्ड ऑफ मी, आई एम अशेम्ड ऑफ माई एक्ट, कि मुझे अपने इस किए गए काम पर पछतावा है या शर्मिंदगी है। तो अशेम्ड के साथ भी आपको ऑफ लगाना है। एंड नेक्स्ट है अवेल ऑफ फ़ायदा। अवेल ऑफ फ़ायदा उठाना, एडवांटेज लेना। आई एम ऑलवेज रेडी टू अवेल ऑफ गेटिंग बेनिफिट। नेक्स्ट है अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ मीन्स होता है जागरूक, जो कि इस इग्नोरेंट का अपोजिट है। इग्नोरेंट अनभिज्ञ, नहीं मालूम कुछ भी। अवेयर ऑफ जागरूक यानी कि जानकारी है, तो इसके साथ भी आपको ऑफ लगाना है। सेंटेंस इस प्रकार से कह सकते हैं नाउ अ डेज द बॉयज आर अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स, कि आजकल लड़के मौजूदा हालात जो जानकारी है करंट की, उन सारी चीज़ों से अवेयर हैं यानी कि जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है बीवेयर ऑफ। बीवेयर ऑफ आपको कई जगह लिखा मिल जाएगा। सपोज स्टेशंस पर, बस स्टॉप पर, जहाँ पर लिखा होता है बंदरों से सावधान, चोरों से सावधान। गुटखे के पाउच पे मिल जाएगा नक्कालों से सावधान। तब आपको ये सेंटेंस बनाना है बीवेयर ऑफ मंकीज, बंदरों से सावधान
वरना आपकी जो हाथ में मिठाइयाँ, फल फ्रूट्स, खाने पीने की चीज़ें हैं वो झपट ले जाएंगे। सो बी वेयर ऑफ मंकीज़, बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, चोरों से सावधान। नेक्स्ट है बोर्न ऑफ, पैदा, पैदा मतलब पैदा हुए, सभी पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। वह गरीब माँ बाप से है, यानी कि उसके माँ बाप गरीब हैं या गरीब माँ बाप से पैदा हुआ है। तो सेंटेंस बनेगा ही इज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। दूसरा बना दें शी इज बोर्न ऑफ वेल्दी पेरेंट्स, वह धनवान माँ बाप की औलाद है या संतान है। नेक्स्ट है बोस्ट ऑफ, जिसका हिंदी अर्थ होता है शेखी मारना। बोस्ट ऑफ, शेखी मारना। शेखी मारना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, झूठ फरेब वाली बातें करना, हैसियत ना हो उससे बड़ी बड़ी बातें करना अच्छी बात नहीं होती, ऐसी बातें करना बुरी होती हैं। तो बोस्ट ऑफ, तो बोस्ट ऑफ शी इज, हाँ शी बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ, कि वह अपनी धन संपत्ति की शेखी बगाड़ती है या शेखी मारती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये तीनों सेम हैं, सर्टेन ऑफ, श्योर ऑफ, डेफिनिट ऑफ। इन तीनों का अर्थ होता है विश्वस्त। विश्वस्त का मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट, पूरी तरीके से खुद पर भरोसा या निश्चिंत। हम लोग नहीं कहते, जैसे हम लोग अक्सर कहा करते हैं मैं तो भाई निश्चिंत हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे जॉब मिल ही जाएगी। तो ये सर्टेन ऑफ, श्योर ऑफ, डेफिनिट ऑफ। सेंटेंस आई एम सर्टेन ऑफ माई जॉब, आई एम श्योर ऑफ माई जॉब, आई एम डेफिनिट ऑफ गेटिंग माई जॉब। तो इस प्रकार से ये तीनों सेम है और इन तीनों के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगानी है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वासी, मतलब विश्वासी जिसे भरोसा हो खुद पर, इसमें आत्म जोड़ लें और ज़्यादा अच्छी बात है। आत्मविश्वासी यानी कि खुद पर भरोसा रखने वाला, जैसे कि मुझे भरोसा है तुम पर, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ यू, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई पासिंग इन द एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार से कॉन्फिडेंट का यूज़ किया जाता है जिसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगना कंपलसरी है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी पॉपुलर वर्ड इज दिस नाउ, प्राउड ऑफ, गर्व या गर्वित, गर्व या गर्वित, जिसे खुद पर गर्व हो। प्राउड मीन्स जिसे खुद पर गर्व हो। इट मीन्स, सेंटेंस को समझें, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, शी इज प्राउड ऑफ हर हस्बैंड, मुझे तुम पर गर्व है। मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व है, उसको अपने पति पर गर्व है। तो इस प्रकार से ये लास्ट एग्जाम्पल था जो कि आपने किया प्राउड ऑफ। अब आगे चलते हैं। अब ये थोड़े थोड़े हैं, इनकी कैटेगरीज अलग अलग हैं। ये इतनी एट वाली हैं और ये इतनी विद वाली हैं और ये इतनी फ्रॉम वाली हैं। वन बाय वन लेट मी कंफर्म। बार्क मीन्स होता है भौंकना, कुत्ते का भौंकना, इसके साथ एट लगता है। जैसे कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट है लुक, देखना। यहाँ पर आप नोटिस करें, लुक मीन्स होता है देखना। देखना की जितनी भी अंग्रेजी हैं कई सारी होती हैं, सी, लुक, वॉच, स्टेयर, गेज। नोट करते हैं, सी, वॉच, स्टेयर, गेज, बिहोल्ड, ये सब देखना की हैं। इस सी को छोड़कर वॉच मीन्स देखना, स्टेयर मीन्स देखना, गेज मीन्स देखना, बिहोल्ड मीन्स देखना, इन सभी के साथ लुक की तरह ऐड प्रीपोजिशन लगानी है। लुक के साथ इन सभी के साथ ऐड प्रीपोजिशन लगानी है। और मैं आपको बता दूं कि इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं बताऊं,
स्टेयर मीन देखना अर्थात घूरने वाला देखना, गेज मीन्स देखना अर्थात प्रेम से निहारने वाला देखना, जबकि वॉच मीन्स किसी चीज़ को गहनता से ऑब्जर्व करते हुए देखना, और बिहोल्ड मीन्स नज़रें टिकाकर देखना, और लुक का यूज़ किया जाता है ध्यान को आकर्षित करने के लिए देखना। सभी देखना अलग है। और अंत में बचा सी, ये नॉर्मल, जो हम आंखें खोलेंगे तो कुछ तो दिखेगा ही, जो हर समय हम लोग कुछ ना कुछ देखते रहते हैं नॉर्मल बिहेव के साथ, दैट इज कॉल्ड सी, उसको सी कहते हैं। तो इस सी को छोड़कर इन सभी के साथ आपको एट लगाना है। नेक्स्ट है नॉक, खटखटाना, दरवाज़ा खटखटाना। somebody is knocking at my door, कोई मेरे दरवाजे पे खटखटा रहा है। somebody is knocking at my door, at my door, तो नॉक के साथ एट लगेगा। नेक्स्ट है एंग्री एट। अब देखिए, एक एंग्री और एक अनॉयड, इन दोनों का मीनिंग है सेम, नाराज, गुस्सा, खफा। और भी होती हैं, एक होती है फ्यूरियस, एक होती है फ्यूरियस, एक होती है रेज्ड। इन सब का अर्थ है नाराज, गुस्सा या क्रोधित कह सकते हैं। इन सभी के साथ आपको क्या लगाना है, एट। अब याद करें जरा, यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं। ये गुस्सा करने की चार, एंग्री, एनॉयड, फ्यूरियस, रेज्ड, इनके साथ एट लगता है, परंतु कब, जब वस्तु पर गुस्सा दर्शाया गया हो, वस्तु पर, वस्तु या व्यवहार पर, व्यवहार भी जोड़ सकते हैं, व्यवहार, किसी वस्तु या किसी के व्यवहार पर गुस्सा दर्शाया गया हो तो एट। जबकि नीचे देखिए, ये आया एंग्री, ये रहा एंग्री, इसके साथ विद लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि गुस्सा करने की जो अंग्रेजी होती हैं, जैसे कि ऊपर भी लिखी हैं, ये रहा अनॉयड, या फिर रहा फ्यूरियस, या फिर एक बचा, वो क्या है, रेज। एंग्री, अनॉयड, फ्यूरियस, रेज्ड, इनके साथ लगता है एट, और इन्हीं के साथ लगता है विद। नाराज होना की कोई सी भी अंग्रेजी हो, क्रोधित होना की कोई भी अंग्रेजी हो, उसके साथ दो लगती हैं। एक लगता है एट, यानी कि ये एट, दूसरा लगता है उसमें विद। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यदि व्यक्ति हो, पर्सन, व्यक्ति, शख्स कोई, तब आप विद लगाएंगे, और अगर कोई वस्तु या व्यवहार की बात कही तो एट लगाएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, कई सारे एग्जाम्पल बोलने पड़ेंगे। मैं तुमसे नाराज हूं, आई एम एंग्री विद यू, आई एम अनॉयड विद यू, आई एम फ्यूरियस विद यू। लेकिन वहीं पर किसी वस्तु और व्यवहार के ऊपर बात कही गई। एग्जाम्पल मैंने बोला, मुझे तुम्हारी आदतों पर गुस्सा आती है, आई एम फ्यूरियस एट योर बिहेवियर, आई एम अनॉयड एट योर बिहेवियर, आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर। तो एट लगाएंगे व्यवहार और वस्तु के ऊपर। मार्कर मान लो चलता नहीं मेरा ढंग से, मार्कर पर गुस्सा आती है, आई एम एंग्री एट माई मार्कर। तो वस्तु और व्यवहार के लिए गुस्सा करने की कोई हो चारों में से, उसके साथ एट, और व्यक्ति हो, हम और आप जैसे लोग, तो आपको लगाना है विद। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नाइट और प्लेटफॉर्म के साथ भी ऐड लगता है, परंतु आगे लगता है, ये देखो आगे लगा हुआ है, बाद बाकी सभी में पीछे था। नेक्स्ट चलते हैं, तो एंग्री के साथ विद, एग्री के साथ विद, जो पीछे हम उधर से समझा चुके हैं। और नेक्स्ट है चार्ज। ये चार्ज वर्ड आप बैटरी चार्ज करते हो, उसमें अक्सर देखते रहते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, तो चार्ज का अर्थ एक जुर्माना लगाना भी होता है। जब जुर्माना लगाना हो तो चार्ज के साथ विद लगता है, जबकि चार्ज का एक अर्थ और होता है, वो भी मैं यहाँ पर लिखकर आपको दिखाता हूँ। चार्ज का एक अर्थ होता है इल्ज़ाम, चार्जशीट दाखिल करना आपने सुनी होगी कि पुलिस ने जो है चार्जशीट दाखिल कर दी, यानी कि दोष रखने वाला पत्र जारी कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में ऑफ लगता है। आपको सिंपल सा याद रखना है कि चार्ज अगर जुर्माने के लिए यूज़ किया जा रहा है, जुर्माना यानी कि मनी, पैसा, तो आपको विद लगाना है।
और अगर अपराध लगाया जा रहा है तो आपको ऑफ लगाना है। एग्जाम्पल, उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। ही वॉज चार्ज्ड विद 1000 रुपीज़। ही वॉज चार्ज्ड विद 1000 रुपीज़। लेकिन अगर कहा जाए उस पर हत्या का आरोप लगाया गया तो ही वॉज चार्ज्ड ऑफ मर्डर। ही वॉज चार्ज्ड ऑफ मर्डर। लेट्स सी नेक्स्ट। नेक्स्ट है फेमिलियर। फेमिलियर के साथ विद लगेगा। फेमिलियर मीन्स होता है परिचित। बे मुझसे परिचित हैं। ही इज़ फेमिलियर विद मी, आई एम फेमिलियर विद हिम। और नेक्स्ट है फील्ड। देखो फील्ड और एक यहाँ पर वर्ड था फुल, ये रहा, दोनों सेम हैं। अगर आप फुल लगाते हैं तो ऑफ लगाएंगे, जबकि आप फिल लगाते हैं तो विद लगाएंगे। गिलास पानी से भरा है। द ग्लास इज़ फुल ऑफ वाटर। अगर आप फिल से बनाएं, द ग्लास इज़ फिल्ड विद वाटर, दोनों का मतलब सेम। द ग्लास इज़ फिल्ड विद वाटर। ऑफ से अगर बनाना चाहें, द ग्लास इज़ फुल ऑफ वाटर, दोनों करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट। अगला है डिस्प्यूट, क्वारल। डिस्प्यूट और क्वारल मीन्स होता है झगड़ा करना। और भी वर्ड मीनिंग होती हैं, जैसे कि फाइट, लड़ना। इट मीन्स लड़ना और झगड़ना। जब भी आए तब आपको विद प्रीपोजिशन लगानी है। एग्जाम्पल, मेरी बहन मुझसे झगड़ती है। माई सिस्टर डिस्प्यूट्स विद मी। माई सिस्टर क्वारल्स विद मी। माई सिस्टर फाइट्स विद मी। तो तीनों के साथ ही लड़ने और झगड़ने की मीनिंग आने पर विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है मेड फ्रॉम। ये मेड फ्रॉम वही है जो मैंने यहाँ पर बताया था, मेड ऑफ। तो मेड ऑफ भौतिक परिवर्तन के साथ और मेड फ्रॉम रसायन परिवर्तन के साथ। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम। फ्री के साथ में फ्रॉम लगेगा, जैसे कि अब मैं पढ़ाई से मुक्त हूँ। आई एम फ्री फ्रॉम स्टडी। आई एम फ्री फ्रॉम ऑफ यू, सॉरी आई एम फ्री फ्रॉम यू, मैं तुमसे पूरी तरीके से मुक्त हूँ। नेक्स्ट है प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना। आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग स्टडी। मुझे पढ़ाई करने से रोक दिया गया। आई वॉज प्रिवेंटेड। तो प्रिवेंट के साथ आपको फ्रॉम लगाना है। एंड लास्ट बची है रिकवर। तो पहले तो रिकवर का मीनिंग समझ लें और बाद में आप ये जान लें कि रिकवर के साथ भी फ्रॉम लगेगा। रिकवर का मीन्स होता है वापस कवर कर लेना। सपोज किसी की तबीयत खराब हो गई, इलाज हुआ, इलाज होने के बाद वो ठीक हो गया, तो वापस वो पहले जैसी स्थिति में आ गया, तो रिकवर हो गया। आपको बिजनेस में लॉस हो गया, आपने फिर मेहनत की और वापस जितना लॉस हुआ था वापस आपने भरपाई कर ली, तो ये रिकवर हो गया। आपने पढ़ाई की और आप सब कुछ भूल गए, आपने दोबारा उसे रिवाइज किया और अपनी नॉलेज को फिर रिकवर कर लिया। तो इस प्रकार से जब पुनः हम अपनी खोई हुई चीज़ वापस उसी स्थिति में ले आते हैं तो इसको रिकवर कहते हैं। बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक प्रीपोजिशन, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स एंड प्रीपोजिशन आपको पढ़ाई। और मुझे उम्मीद है, आई होप सो दैट आपको 101% आज की वीडियो पहले वाली वीडियो से ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर सच में इफ़ यू रियली लाइक्ड इट, then please subscribe my channel, share my videos, give me comments, and also this is your duty that like my videos, because these your activities gives me courage. That's it. Have a great day.